नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुंडी चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज डेटा कलेक्शन एंड इट्स यूजेस। डेटा कलेक्शन क्या है, उसके यूज क्या है, आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या हम समझ पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि डेटा कलेक्शन होता क्या है। तो डेटा कलेक्शन एक सिस्टमेटिक अप्रोच है किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, मेजर करने के लिए अलग अलग सोर्सेज से, जिसका यूज हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करने में करते हैं। डेटा का यूज कहाँ है? किसी चीज को प्रिडिक्ट करने में, कहीं डिसीजन लेने में, ऑफ कोर्स। तो अगर सिंपली बोलें तो डेटा कलेक्शन नाम से ही पता चलता है कि डेटा का कलेक्शन, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच में अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज से जब हम कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कोई डेटा गैदर करते हैं, उसको मेजर करते हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच में करते हैं। मतलब कुछ स्टेप्स हैं जो हम उसके अंदर ही उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो होता है डेटा कलेक्शन। और उसको किस लिए किया जाता है? कंप्लीट और एक्यूरेट किसी सिचुएशन के बारे में अगर आपको जानना हो, प्रिडिक्ट करना हो, उसके लिए। तो होप कि आपको डेटा कलेक्शन पता चला होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, आपको अंत तक पूरी तरह से डेटा कलेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का यूज क्या है? तो डेटा कलेक्शन का जो बेसिक यूज है वो है इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ऑडियंस। एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑडियंस के बारे में समझने में बहुत ज्यादा मदद करता है और इंप्रूव करता है। ठीक है, दूसरा है आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट और एक्सपेंशन। किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे एक्सपैंड करने की जरूरत है उस ऑर्गेनाइजेशन को, ये चीजें भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग डेटा या इंफॉर्मेशन। हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेटा की मदद से या इंफॉर्मेशन की मदद से। बेटर पर्सनलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंटेंट एंड मैसेजिंग। हमारे पास अगर डेटा हो कि यूजर क्या चाहता है तो हम उसको एक पर्सनलाइज कंटेंट एंड मैसेजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। खैर, हम इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या। सबसे पहला है इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ऑडियंस। देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने कस्टमर्स को दो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। ठीक है, अब बात चाहे सर्विस की हो या चाहे प्रोडक्ट की, उसके कुछ कस्टमर्स तो होंगे, और कस्टमर होगा तो उसके पास एक्सपेक्टेशन भी होगा, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन। ऑर्गेनाइजेशंस उस इंफॉर्मेशंस को यूज करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं थ्रू उनको सर्विस देके, उनको अच्छे प्रोडक्ट देके। लेकिन ये सब चीजें पता कैसे चलती हैं? इंफॉर्मेशन से, डेटा से जो उन्होंने कलेक्ट करा है। आप देखते हैं कि बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे आप जाते हैं, जब आप कोई फीडबैक देते हैं तो वहाँ पे आपको अपना नाम, डेट, लोकेशंस, ये सब चीज़ें देनी पड़ती है। उसके बाद आपको मैसेज लिखना पड़ता है। वो आपका एक फीडबैक है जिससे कंपनी उसको यूज करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, by collecting data, organizations can find who their customer are, what they are interested in, and what they want from organization as a company. कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि उसके कस्टमर कौन है। आजकल KYC आपको पता चल रहा है, नो योर कस्टमर। तो कंपनीज को पता चलता है कि मेरे कस्टमर्स कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या करते हैं, और उनको इंटरेस्ट किस में है, और वो एज ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एप्पल का सर्विस सेंटर देखिए, वो एक अलग लेवल का है। MI का देखिए, वो भी एक अलग लेवल का है। तो ये कंपनी जो एप्पल है उसकी सर्विस MI से कहीं गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एप्पल को पता है कि मेरे कस्टमर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए वो हर साल जब मोबाइल्स फोन लॉन्च करता है, iOS लॉन्च करता है, तो कुछ यूनिक लेके आता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं यूनिक नहीं लाऊंगा तो मेरे कस्टमर मेरे पास नहीं रुकेंगे। MI वालों को देखिए, फिर से आप Realme वालों को देखिए और कंपेयर कीजिएगा आप कभी कि क्या डिफरेंस है। लोगों के एक्सपेक्टेशन बदलते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा एप्पल लेके आ जाता है। इसलिए लोग आज भी
एप्पल को बहुत बड़ी कंपनी मानते हैं और एक्चुअली वो है भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना जानती है। उसमें रिसर्च टीम है, बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा होने में। अब बात करते हैं आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट और एक्सपेंशन। देखिए, जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो किस एस्पेक्ट में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये चीज़ें पता चलती हैं। मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप मार्केट में बेच रहे हैं, कस्टमर आपको बोलता है कि ये प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट में, आपने सुना उसको अनसुना कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके वेबसाइट पे कोई आया, फीडबैक डाला कि आपका ये प्रोडक्ट खराब है, ये सर्विस खराब है, आप उसको चेक कर रहे हो, तो फिर वहां पे आप ये अनुमान कर सकते हो या अनुमान लगा सकते हो कि मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर आप अपने टीम को बोल सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़, ये इशू सॉल्व होनी चाहिए, कोई भी कस्टमर दोबारा ये फेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा तो ही तो पता चलेगा। आपका प्रोडक्ट है, कोई बोलेगा तो ही तो आप उसको सुधारोगे ना, ऐसे थोड़े पता चलेगा। और कई बार होता है कि जब आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है कि कहाँ पे आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, तो आप वहाँ चेक करोगे कि कितने स्टोर हैं। अगर एक स्टोर में ऑलरेडी फुलफिल हो सकता है वो सारे सर्च क्वेरीज, तो आप वहाँ पे एक्सपैंड नहीं करोगे। लेकिन कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका कोई भी स्टोर नहीं है, किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का, कोई सर्विस सेंटर नहीं है, और वहां से क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उन डेटा को देख के ऐसा सोच सकते हो कि मुझे यहाँ कुछ चालू करना चाहिए। या तो सर्विस सेंटर है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका स्टोर होना चाहिए, या फिर वहाँ के जो लोकल स्टोर हैं वहाँ तक पहुँचने की एक जो प्रोसेस होती है वो पूरी करनी होती है। तो इंफॉर्मेशन से आप अपने आप को एक्सपांड भी कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पर्सन भी आप अपने आप को कर सकते हो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर पैटर्न्स। देखिए, किसी भी डेटा को एनालाइज करना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, उसने कलेक्ट करा हो, उसको एनालाइज करके आप फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा चलेंगी। जैसे अभी मान लीजिए एआई, मशीन लर्निंग, डेटा डाइविंग, ये सारी चीजें हैं, तो ये हम फ्यूचर थोड़े जानते हैं, सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। और इसी के लिए हम 10 साल 20 साल पहले के गोल बना के चलते हैं, क्योंकि हमें इतना प्रिडिक्ट करना होता है कि हाँ हम जी रहे हैं। लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्यूचर तो यही होता है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन हो तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना थर्ड वेव का है, ऐसा नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमें बताते हैं, जो लीड करते हैं कि थर्ड वेव भी आएगा, और जगह पे आया है तो यहाँ भी आएगा, और हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो चीजें हो गई कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एंड्रॉयड था, जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो सारी कंपनी उस पर स्विच हो रहे थे, नोकिया नहीं हो रहा था। नोकिया अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, इसलिए नोकिया चला गया। एंड्रॉयड ओएस जो भी फोन्स यूज कर रहे हैं, जैसे सैमसंग और भी अदर फोन्स हैं, देखिए वो आज कहाँ है। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बेटर पर्सनलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंटेंट एंड मैसेजिंग की। तो देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के बारे में जानती है तो वो उनको उनके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का रिकमेंडेशन देती है। मान लीजिए यूट्यूब, अमेजन, ये सारी साइट्स हैं जहां पे आप अगर यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च करते हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो साइड में आपको मेरे कई और वीडियोस के रिकमेंडेशंस आ रहे होंगे और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आ रहे होंगे, आसपास ही आ रहे होंगे। तो ये क्या है? ये आपके डेटास को लेके और आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक वैसे ही अमेजन के अंदर आप कोई चीज सर्च करो और सर्च करने के बाद आप देखोगे कि जो चीज आपने सर्च करी थी उसके रिलेटेड ही आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस आते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या होता है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चुनने में मदद मिलता है
और कंपनी को फायदा ये होता है कि वो उस तरह के ऑडियंस को समझ के, उनके इंटरेस्ट को समझ के बहुत सारे ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अदर भी बहुत सारे साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है, आपका वीडियोस प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप कोई एक चीज़ सर्च करो और उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस आने लगते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन की यूज से हम अपने मार्केटिंग को भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ ऑडियंस होता है। मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है तो उसके कुछ ऑडियंस होते हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे एप्पल का अपना क्रेज़ है, एमआई का अपना है, रियलमी का अपना है, तो वो ऑडियंस है ना। लेकिन इन चीज़ों को समझेंगे कैसे? तो तब जब मान लीजिए कि कोई फ़ोन सर्च कर रहा है, फ़ोन अंडर 10,000 और 15,000 और 20,000, तो उसको एप्पल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं आएगा। उसको पहले ही पता चल जाएगा कि बाबू तुम गरीब हो। तो एमआई और रियलमी का हमें ऐड देखने को मिलेगा, और भी अदर फोन्स कंपनी है जो उस तरह के उस रेंज में फ़ोन बनाती हैं, तो वो हमें रिकमेंडेशन देती है। लेकिन एप्पल का नहीं आता है, क्योंकि वो तो चालू ही होता है 30,000 के बाद। तो ऑफ कोर्स जो बंदा 15,000 के नीचे का देख रहा है वो 30,000 क्यों लेगा? कभी गलती से ही रिकमेंडेशंस आते हैं अगर महंगे दामों के, वरना उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ऑडियंस को, अगर मान लीजिए ऑडियंस सर्च कर रहा है फ़ोन अंडर 5,000 और सर्च में उसको दिख रहा है कि जो 80,000 से चालू हो रहा है आईफोन, उसके रिजल्ट, तो ऑफ कोर्स वो ऑडियंस दोबारा वो चीज़ें वहाँ पे जाके सर्च नहीं करेगा। इसीलिए ये रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। देखिए, मार्केटिंग में कैसे आपको हेल्प करता है डेटा कलेक्शन? तो जब आपके पास डेटा होता है कि हाँ, इस एरिया में इस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, इस एरिया में इस सर्विस के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, और आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो एड होगा, जो आप कैंपेन चला रहे हैं, वो उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके ऑडियंस हैं, आपको बस उन्हीं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दूसरे आपका ऐड देखेंगे, निकल जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपकी ऑडियंस आपका ऐड देखेगी तो आप तक आएगी, और उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अगर आप गूगल माई बिजनेस वगैरह ये सब जानते हैं, तो वहाँ पे आप अपने किसी भी बिजनेस को गूगल मैप्स पे लिस्ट करवाते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि आपके बिजनेस पे कितने लोगों ने क्लिक करा, कितना इम्प्रेशन रहा, ये सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि मेरी ऑडियंस किस तरफ ज़्यादा है। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ ज़्यादा है तो मैं उसी लोकेशन को डाल के अपने कैंपेन को चलाऊंगा, क्योंकि उनको मेरे नए कैंपेन के बारे में पता चले और वो मुझ तक पहुँचे। जो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है उनको तो कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा ना। अगर एप्पल वाला बंदा है तो उसको एमआई बार बार मेल करके नहीं बोल सकती कि भाई मेरा एमआई का फ़ोन ले लो, और एप्पल वाला है तो उसका डेटा एप्पल के पास है, तो एप्पल जब भी कुछ नया लेके आएगा तो वो उसको ईमेल करेगा, क्योंकि वो उसका ऑडियंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो गाइज आपको पता चला होगा कि डेटा कलेक्शन का यूज़ क्या क्या है। उम्मीद करता हूँ अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल यार, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, आप जब चाहें तब पूछ सकते हैं।